हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और होली भी आप सभी की बढ़िया रहेगी। हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, एंड जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने सिलेबस का ओवरव्यू देखा हुआ था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। साथ ही डिज़ाइन ऑफ स्लैब, डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, कॉलम, प्री स्ट्रेस मेंबर, ये सब चीज़ें हमने देखा था। फिर इसके बाद में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझा हुआ था। उसके बाद में हमने देखा था मटेरियल में फेलियर मोड। हम कहाँ से पढ़ रहे थे? मटेरियल के फेलियर मोड के बारे में। मटेरियल फेलियर हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है डक्टाइल फेलियर, दूसरा होता है हमारा ब्रिटल फेलियर। डक्टाइल फेलियर क्या होता है? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। क्या होता है हमारा? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। अब एक्सेसिव डिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो यार, सोम, अब आपने पढ़े हुए हो सोम वगैरह, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा। ठीक है, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और ये क्या होता है? फ्रैक्चर पॉइंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में लास्ट पॉइंट क्या होता है? फ्रैक्चर पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होती है, फ्रैक्चर स्ट्रेन है, वो ग्रेटर देन होती है किसके? 5% के। जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, वो कितनी होती है? ग्रेटर देन 5%। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें इनका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या होता है? फ्रैक्चर पॉइंट। और ये जो ज़्यादा लेंथ कवर करती है, दैट मीन्स कि वो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है। क्लियर है? सेम वैसे ही हम बात करते हैं ब्रिटल की। या ब्रिटल मतलब क्या होता है? सडन कोलैप्स। क्या होता है? सडन कोलैप्स होता है। या फिर हम यहाँ पर फ्रैक्चर अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इट शुड बी लेस देन या इक्वल टू 5%। अगर ये 5% से कम है या उसके बराबर है, दैट मीन्स कि ब्रिटल फेलियर यहाँ पे है। क्लियर है? ब्रिटल फेलियर में एक चीज और होती है, ये क्या होता है? नो प्री इंटीमेशन। ठीक है, नो प्री इंटीमेशन ऑफ फेलियर। मतलब ये क्या होगा? सडन कोलैप्स होगा, आपको कोई इंटीमेशन नहीं देगा। बट डक्टाइल वाली कंडीशन में क्या होगी? जैसे कि हम एक्सेसिव डिफ्लेक्शन या फिर इलोंगेशन, ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन या इलोंगेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मटेरियल अगर फेल हो रहा है, तो बार बार आपको इंटीमेशन देगा कि देखो मैं गिरने वाला हूं, गिरने वाला हूं, आप है ना स्ट्रक्चर को है ना रिपेयर करवा लो। अगर आप रिपेयर करवा लेते हैं, देन उसकी लाइफ या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अदरवाइज क्या होता है? वो धीरे धीरे करके फेल हो जाता है। मतलब फेल होने से पहले 10 से 20 बार वार्निंग देगा आपको कि भैया मैं फेल होने वाला हूँ, रिपेयर करवा लो। गॉट इट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। अब आगे हम पढ़ते हैं, सीमेंट कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल and has the every less tensile strength and has very less tensile strength। तो हमने ये देखा कि सीमेंट कंक्रीट क्या है? एक तो ब्रिटल मटेरियल है, दूसरा क्या है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 8.15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर पेपर में एक कोई वैल्यू पूछता है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, अगर सिंगल वैल्यू पूछता है डायरेक्ट, तो उसका आंसर होगा यहां पर 10%। और अगर रेंज में पूछता है तो एंड 8 टू 15% इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है या इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसा हम यहां पे देख रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी स्ट्रक्चर की मान लो 100 मेगापास्कल होती है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? यहाँ पे 10 मेगापास्कल होगी।
या फिर 10 पास्कल होगी, क्योंकि यहाँ पे 10% हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं, वैसे हम लेके नहीं चल रहे अकॉर्डिंग टू IS 456। ठीक है, IS 456 के अकॉर्डिंग कंक्रीट के टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो 8% से 15% वैरी करती है और सिंगल वैल्यू में 10% होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब ये जो 100 मेगा पास्कल है, इसके लिए हमारा जो कंक्रीट है वो M100 का होना चाहिए, तभी तो इसकी जो वैल्यू है वो 100 मेगा पास्कल आएगी। और हम तो घरों में कितना यूज करते हैं, जनरली हम M20 या फिर M25 का कंक्रीट यूज करते हैं, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है 2 मेगा पास्कल या फिर 2.5 मेगा पास्कल, बस यही होने वाली है ना। समझ रहे हो कितनी कम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज वाई हम यहां पर क्या करते हैं, स्टील को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड एज अ बीम। अब हम बीम की बात कर रहे हैं, तो बीम की बात कर रहे हैं तो बीम के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक बीम का सेक्शन है, क्लियर है, ये हमारा क्या है, बीम का यहाँ पे सेक्शन है। और बीम पे क्या होता है, हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है। क्या लगता है यहाँ पे, ट्रांसवर्स लोड लगता है हमेशा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो सेक्शन होता है बीम का, ठीक है, इस बीम के हमेशा दो चीजें एप्लीकेबल होती हैं, एक होता है शेयर फोर्स और दूसरा होता है बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स क्या होता है, लोड ओनली, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू लंबाई। ठीक है, जो लोड लग रहा है और कितनी लेंथ में लग रहा है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की बेंडिंग मोमेंट अगर ज्यादा है उस पे, तो दैट मीन्स कि शेयर तो बच जाएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट उसकी ज्यादा है तो शेयर फोर्स में स्ट्रक्चर बच जाएगा। बट अगर किसी का शेयर फोर्स कम है तो क्या वो बेंडिंग मोमेंट में बच पाना उसका पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जब इसमें ट्रांसवर्स लोड आता है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें हमारा डिफ्लेक्शन आता है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। जो टॉप वाला सेक्शन है उसमें क्या आएगा, कंप्रेशन, और बॉटम वाले में क्या आएगा, टेंशन आएगा। और इसके कारण, ठीक है, इसके कारण इनमें क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे, जिसके कारण ये फेल होगा। अब जो टेंशन आ रहा है, इसी टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस बॉटम वाले सेक्शन में क्या करेंगे, स्टील को हम प्लेस करेंगे। क्या कर देंगे, हम स्टील को प्लेस कर देंगे। और जब स्टील को प्लेस कर देंगे तो ये क्या होगा, फेलियर से इसको प्रिवेंट कर देगा। ये क्रैक्स तो होंगे इसमें, बट ये क्या होंगे, माइनस क्रैक होंगे। माइनस क्रैक हो, जो क्रैक्स होंगे तो वो क्या होंगे, हमें विजिबल नहीं होंगे। ये क्रैक्स क्या है, बहुत माइनर से होने वाले हैं। ठीक है, माइनर से क्रैक्स होंगे ये, जो कि विजिबल नहीं होंगे। विजिबल होंगे तो फेलियर हो जाएगा। दैट इज वाई हम टेंशन में प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, स्टील को हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना हमने बेसिक समझा उसके हिसाब से तो हमें समझ में आ गया होगा। वाई स्टील इज यूज इन आरसीसी, ठीक है, वाई स्टील इज यूज इन आरसीसी। अब ये क्वेश्चन है, हम आरसीसी को, हम आरसीसी में स्टील को क्यों यूज करते हैं। सिंपल सा रीजन है कि हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी हाई होती है, और हम क्या करते हैं, स्टील को प्रोवाइड करके उसको क्या करते हैं, टेंशन से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या होता है, इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, वी विल गेट प्री इंडिकेशन ऑफ द फेलियर। स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मतलब होमोजीनियस है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उसमें Fe और आयरन को सॉरी
Fe एंड कार्बन को हमने मेल्ट करके उसको मिक्स किया है और ये होमोजीनियस मिक्स है। होमोजीनियस मिक्स होने के कारण इसकी डक्टिलिटी क्या है, स्ट्रांग है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या डायरेक्टली फेल नहीं होने देता है, ये हमें बार बार इंटीमेशन देता है फेलियर से पहले। दैट इज वाई हम स्टील को यूज करते हैं। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इज सेम। दूसरा क्या होता है, जो कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट का और स्टील का जो थर्मल एक्सपांशन होता है वो कितना होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ये कंक्रीट और स्टील का दोनों सेम है और थर्मल एक्सपांशन सेम होने के कारण ही क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड अच्छा बनता है और बॉन्ड अच्छा बनने के कारण ही स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बियर कर पाता है। क्लियर है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है, थर्मल एक्सपांशन की वैल्यू पूछ लेता है या वैल्यू देके पूछ लेता है कि थर्मल एक्सपांशन कितना होता है, तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है, 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रेनफोर्समेंट। क्या रेनफोर्समेंट क्या है? तो देखो, हमने इतनी सारी रामायण समझी पूरी, हमने कथा सुना पूरी कि हम स्टील यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, देन फिर हम उनका बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड से ये होता है। तो इतनी सारी कहानी हमें एग्जाम पे नहीं पूछने वाला है, हमने उस सारी कहानी को इसलिए समझा सो दैट क्या है, वो आपको समझने में आसानी हो। क्लियर है? अब सिंपल सी लैंग्वेज है, रेनफोर्समेंट क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में हम जरूरी नहीं कि स्टील ही डालें, किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं या इंप्रूव करते हैं, और रेनफोर्समेंट कहलाता है। अब कंक्रीट में हम स्टील को है ना रेनफोर्स करते हैं, तो दैट इज रेनफोर्समेंट। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इंप्रूव एंड सच मटेरियल इज नोन एज द रेनफोर्स मटेरियल। सिंपल। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो हमें उसके लिए क्या प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, अब हम मेन चीज है, ये तो हमारा पूरा बेसिक था, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी में क्या क्या चीजें आती है हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या आता है, सीमेंट कंक्रीट। क्या आता है, सीमेंट कंक्रीट। इसके साथ में क्या आता है, प्लस स्टील, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आरसीसी। बेसिकली सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सीमेंट कंक्रीट जो है, सीमेंट कंक्रीट में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कोर्स एग्रीगेट। क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। दूसरा क्या होता है, फाइन एग्रीगेट। तीसरा क्या होने वाला है यहां पे, सीमेंट। फोर्थ वन क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। एंड लास्ट वन जो हो जाएगा हमारा एड मिक्सचर। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से हमारा ओवरव्यू जो निकल के आ रहा है और हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द कोर्स एग्रीगेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट वन। पार्ट वन में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द कोर्स एग्रीगेट। देन पार्ट टू में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट द फाइन एग्रीगेट। पार्ट थ्री में हम क्या पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फोर के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एंड पार्ट फाइव में हम क्या पढ़ेंगे, एड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव। जब हम इन पांचों इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे अबाउट द सीमेंट कंक्रीट, जो कि क्या होगा, पार्ट सिक्स होगा। क्योंकि इन सबको अब हम मिक्स कैसे करेंगे, अभी तो हमने समझ लिया कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, वाटर क्या होता है, एडमिक्सचर्स क्या होगा। फिर इन सबको मिक्स करेंगे तब क्या बनेगा, सीमेंट कंक्रीट बनेगा।
और जब सीमेंट कंक्रीट बनेगा तो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो हम पढ़ने वाले हैं स्टील के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में, जिसमें हम आरसीसी के बारे में पढ़ेंगे WSM एंड LSM। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू कि हम जो जो पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? कोर्स एग्रीगेट। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? कोर्स एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रॉक का क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है वेदरिंग के कारण, और वो डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के कारण रॉक क्या होगी, डिफॉर्म होगी, और रॉक जब डिफाइन होगी तो वो क्या बनेगी, सॉइल बनाएगी। अब सॉइल में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होगा हमारा फाइन ग्रेन सॉइल। क्या होगा? फाइन ग्रेन सॉइल। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल। क्या होगा? कोर्स ग्रेन सॉइल। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, फाइन और कोर्स को जो इसको डिवाइड करता है 75 माइक्रोन। क्या होता है? 75 माइक्रोन से अगर कम है तो फाइन ग्रेन सॉइल होगा, और 75 माइक्रोन से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। अब कोर्स एग्रीगेट में भी क्या होते हैं, बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टू पार्ट्स में कौन कौन से होते हैं? पहला होगा सैंड और दूसरा होगा ग्रेवल। अब इसमें भी बेसिकली 75 माइक्रोन से लेके जो 4.75 mm तक होते हैं वो होते हैं सैंड, ठीक है। और जो 7.5 mm से लेकर 80 mm तक होते हैं वो होते हैं ग्रेवल्स। और जो 80 mm से ज्यादा होते हैं वो होते हैं कोवाल्स एंड बोल्डर। वो हम आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे, कोवाल्स के बारे में एंड बोल्डर्स के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइन ग्रेन सॉइल में। फाइन ग्रेन सैंड जो होता है सॉइल, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है क्ले और दूसरा पार्ट होता है सिल्ट, ठीक है। जो 75 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन तक के होते हैं उनको हम बोलते हैं सिल्ट, और जो 2 माइक्रोन से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं क्ले। क्या बोलते हैं हम उनको? क्ले बोलते हैं। क्लियर है? तो होपफुली यहां साइज के हिसाब से भी सारी चीजें क्लियर हुई है। 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 4.75 mm, 80 mm, इसके हिसाब से क्या क्या चीजें होती है वो चीजें समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं ग्रेवल्स, ठीक है। ग्रेवल्स टोटल हम अब कोर्स ग्रैंड सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ग्रेवल्स में सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारा वो आता है कोर्स एग्रीगेट का। क्या पार्ट आता है हमारा? कोर्स एग्रीगेट का, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं? कोर्स एग्रीगेट के भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है हमारा नेचुरल, दूसरा पार्ट्स होता है हमारा आर्टिफिशियल। पहला पार्ट क्या होता है? नेचुरल, और दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा? आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल में भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा डिपॉजिट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्रस्ट। दूसरा क्या होता है? क्रस्ट होता है।
अब इसको डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक में हम क्या है, रॉक जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो रॉक जनरली हमारी क्या होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स, और तीसरी होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। यही होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक होती है, इसमें जब लावा निकलता है और लावा की लेयर बाई लेयर जब इसमें मेल्ट होके जम जाती है, ठीक है, फ्रीज हो जाती है और वो हार्ड हो जाती है, तो उसमें से जो पार्ट्स बनता है वो होता है बेसिकली ग्रेनाइट। इसमें भी कई अलग अलग तरीके की सारी चीजें हैं, वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम देखेंगे। जब ग्रेनाइट्स की बैदरिंग होती है तब फिर हमारा क्या होता है, ग्रेवल्स का फॉर्मेशन होता है, और ग्रेवल्स को हम इसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। जो डिपॉजिट होता है उसको हम ग्रेवल्स बोलते हैं, ठीक है, और जो क्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। जो ग्रेवल्स होता है वो बेसिकली कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से ही फॉर्म होता है, और जो क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइट के थ्रू या इग्नियस रॉक से बनता है। क्लियर? अब जो आर्टिफिशियल होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में देते हैं नाम GGBS। अब GGBS क्या हो गया, जो फर्स्ट जी है वो स्टैंड करता है ग्राउंड ग्रेनुलेटेड, सेकंड जी ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब ये इतनी लंबी कहानी में समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा कोर्स एग्रीगेट के बारे में समझ लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट जो होता है बेसिकली, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट बेसिकली हम इसको कहां यूज करते हैं, आरसीसी में यूज करते हैं। इसमें एक फॉर्म होता है HBGC, ठीक है, क्या होता है HBGC। तो H का मतलब क्या होता है हमारा, हार्ड, B फॉर ब्लास्ट, एंड C क्या होता है, ग्रेनाइट, और C से क्या होता है, चिप्स। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है हमारा, HBGC, हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स, जिसको हम काय में यूज करते हैं, आरसीसी में यूज करते हैं। और इसमें कौन सा आईएस कोड लगता है, IS 456 डीटीडी के लिए। बाकी कोर्स एग्रीगेट के लिए तो अलग आईएस कोड है, वो भी हम समझेंगे अभी, ठीक है। अब कोर्स एग्रीगेट जो होते हैं, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और हम इसको आरसीसी में क्यों यूज करते हैं, ठीक है, या इसका रोल क्या है, कोर्स एग्रीगेट का रोल क्या है, इसका क्या है रोल, क्या है, किसमें, सीमेंट कंक्रीट में, किसमें, सीमेंट कंक्रीट में इसका रोल क्या है। क्लियर है? इसका हम रोल समझते हैं कोर्स एग्रीगेट का। सबसे पहले आरसीसी में इसको यूज करने का रीजन ही होता है, ये इंपार्ट करता है किसको, स्ट्रेंथ को, किसकी स्ट्रेंथ को, इंपार्ट स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट मिक्स।
किसके कारण? साइज के कारण। वो भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। दूसरा रीजन क्या होता है? इंपार्ट करता है ये, क्या इंपार्ट करता है? वल्कीनेस। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हम इसको यहां पे यूज करते हैं, क्या होता है? अबंडेंटली अवेलेबल इन नेचर। अबंडेंटली अवेलेबल इन नेचर। और तीसरा और चौथा, सॉरी, फोर्थ रीजन क्या होता है? चीफ होता है। हम कोर्स एग्रीगेट को क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले क्या करता है? इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट की। उसके बाद क्या करता है? इंपार्ट बल्कीनेस की। फिर अबंडेंटली अवेलेबल होता है काय में? नेचर में। और ये हमारे लिए क्या है? बहुत चीप होता है, सस्ती क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, हमारे लिए ज्यादा क्या पैसा इसका लगता नहीं है। कोर्स एग्रीगेट, इसके बारे में हमने अभी देख लिया कि इसका रोल्स क्या है, कि इम्पार्ट मैंने स्ट्रेंथ कर रहा है कंक्रीट की और इम्पार्ट करता है बल्कीनेस की। अब जो बल्कीनेस है, वो जो इम्पार्ट हो रहा है, उसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन है कि जो बल्कीनेस है वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 80% यूज होगा। किसके? उसके वॉल्यूम के। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लो कि 100 क्यूबिक मीटर का क्या है, यहाँ पे कंक्रीट है। क्या है? 100 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है। तो इसमें से जो 80 क्यूबिक मीटर होगा वो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कोर्स एग्रीगेट हम यूज करेंगे। तो इस चीज को आप है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है ना मार्क कर सकते हैं, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। दूसरा, जब हम यहां पे समझ रहे थे HBGC, ठीक है, HBGC समझ रहे थे ना अभी हम लोग, हार्ड ब्लास्ट ग्रेनाइट चिप्स, ये क्या होता है? सबसे उच्च क्वालिटी का एग्रीगेट होता है। क्या होता है? एग्रीगेट में अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे उच्च क्वालिटी का क्या होता है? एग्रीगेट यूज होता है, जिसको हम यूज करते हैं। और जो हम यहां डिस्कस कर रहे थे जीजीबीएस का, किसका? जीजीबीएस का। जीजीबीएस का क्या था? ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो आपने स्टील की भट्टी के बारे में सुना हुआ है? ठीक है, स्टील की एक बहुत बड़ी भट्टी होती है, उसमें जो स्लैग्स निकलती हैं या रॉ जो उसकी राख निकलती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? वेस्ट होती है। क्या होती है? वेस्ट होती है। मगर उसमें जो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली इनसे तो कम होगी नेचुरल से, लेकिन इसमें भी स्ट्रेंथ होती है, मतलब 80% स्ट्रेंथ होगी। अगर इसमें 100% स्ट्रेंथ है तो इसमें 80% होगी ही। तो हम इसको, इस वेस्टेज को इन्वायरमेंट से फ्री करने के लिए या इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इतनी चीजें तो समझ में आई, दोनों चीजों को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे मार्क कर लेना। जो कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट में अगर हम उसकी साइज की बात करें, कोर्स एग्रीगेट में साइज की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंक्रीट मिक्स स्ट्रेंथ। कंक्रीट मिक्स स्ट्रेंथ, क्लियर है? बट इन आरसीसी के केस में, किसमें? बट इन आरसीसी, आरसीसी के केस में क्या होगा? अगर हम यहां पे साइज की बात करें तो साइज जो होगा कोर्स एग्रीगेट का आरसीसी के फॉर्म में
कॉन्जेशन होगा। क्या होगा? कॉन्जेशन, या फिर जैमिल, या फिर क्या होगा? जैमिल। बेसिकली अगर हम इसमें अगर 80 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं तो ये तो बेसिकली स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, बट आरसीसी के केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आरसीसी में हम मैक्सिमम जो यूज करेंगे वो 20 mm का। क्यों 20 mm से ज्यादा का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे क्या होगा, कंपैक्शन पे हमें दिक्कत जाएगी। कंपैक्शन क्या होगा? बेसिकली पुअर होगा, और पुअर कंपैक्शन होगा तो क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी, और स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो उसमें क्या होगा? क्रैक्स डेवलप होंगे, और क्रैक्स अगर डेवलप होंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? कोलैप्स हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं आरसीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको हम समझेंगे, यहां पर हमने तीन क्या हुआ, स्टील को यूज किया। बॉटम में हम क्या कर रहे हैं? स्टील यूज करते हैं। तो जो स्टील हम यूज करेंगे तो इसके जो बॉटम से लेकर इसके बॉटम तक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्लियर है, उसको हम बोलेंगे क्लियर कवर। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर कवर बोलेंगे। और एक जो स्टील और ये दूसरे स्टील के बीच की स्पेसिंग, इसको हम बोलेंगे क्लियर स्पेसिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? क्लियर स्पेसिंग बोलेंगे। क्लियर है? इसी में इसके जो पूरे पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ, या डी से हम इसको डिनोट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल डेप्थ, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? थिकनेस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आरसीसी में बुक में तो हमने ये सब सारी चीजें कहीं पर भी नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है, आप कोई भी लेक्चर देखेंगे वो सीधा उठाते हैं, आपको बीम के बारे में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उठा के दो फॉर्मूले लगाएंगे और बीम का टॉपिक क्लियर कर देंगे। लेकिन बीम बनता कैसे है? बीम में स्टील प्लेस कर रहे हैं तो स्टील का रीजन क्या है, कंक्रीट डाल रहे हैं तो कंक्रीट का रीजन क्या है, कंक्रीट कौन कौन से पार्ट से मिलके बनता है, वो सब सारी चीजें हमें बेसिक पता होगी, तभी तो हमें समझने में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी ना, या उतने अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये सारी इंपॉर्टेंट ही है, और यहां से पेपर में एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। कोर्स एग्रीगेट में अगर जीजीबीएस की मैं बात करूं, आप इसको मार्क कर सकते हैं, फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि जीजीबीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो भी चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं, कोई भी चीजें ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं कि जो पेपर में नहीं आएगी या पेपर में नहीं पूछी गई है। यहाँ पे हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? ओवरऑल डेप्थ। अब आईएस कोड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? आईएस कोड की। तो आईएस 456 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आईएस कोड जो क्या है, भगवत गीता है। किनके लिए? सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, आईएस कोड सिविल इंजीनियरों के लिए भगवत गीता है। तो आईएस कोड का पहला रूल्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये जनरली किसमें है? नॉर्मली रेनफोर्समेंट में ये क्वेश्चंस आएगा, नॉर्मली रेनफोर्समेंट वाली कंडीशन के लिए। तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन क्या? 20 mm।
ठीक है। और दूसरा जो रूल्स है, ओवरऑल थिकनेस डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में से जो भी लेस होगा उसको हम यूज करेंगे। क्लियर है? 20 mm या तो एग्रीगेट का साइज हो या फिर जो ओवरऑल थिकनेस हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी इससे लेस होगा हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आपका तो क्वेश्चन होना चाहिए कि सर बेसिकली जो ग्रेवल्स हैं या कोर्स एग्रीगेट है 4.75 mm से लेके 80 mm तक ही होते हैं, ठीक है, तो हम उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? 80 mm वाले को हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ पे ओनली 20 mm वाले को ही क्यों ले रहे हैं? हमने इसको क्या है, जस्ट पीछे डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है? कंपैक्शन करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कंपैक्शन में क्या होगा, ये पुअर होगा। बट यहां पर ये लैश ही क्यों हो रहा है, मोर क्यों नहीं होता? ये भी क्वेश्चन है। अब याद रखने में भी आपको दिक्कत जाएगी। तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अगर यहां कहीं पे भी पूरे आरसीसी में अगर यहां सिंबल आए शुड नॉट बी मोर देन, तो यहां पे क्या आएगा, लेस आएगा हमेशा। और अगर यहां पे शुड नॉट बी लेस देन, तो यहां पे आंख बंद करके मोर आप याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरे रूल्स की हम इसमें बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा रूल्स है इसमें, फॉर हैविली रेनफोर्समेंट, फॉर हैविली रेनफोर्समेंट मेंबर के लिए, फॉर हैविली रेनफोर्स्ड मेंबर के लिए, तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है, उसके भी दो रूल्स होंगे। मैक्सिमम साइज शुड नॉट बी मोर देन, क्लियर कवर जो होगा -5 mm, या फिर क्लियर स्पेसिंग -5 mm, विच इज लेस। इन दोनों में जो भी लेस होगा हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब जैसे कि मैं मान लेते हैं यहां पे जो क्लियर स्पेसिंग है वो है 15 mm की, ठीक है, और जो क्लियर कवर है वो है 25 mm का। कितना है, 25 mm का। अब 25 mm में हम क्या कर देते हैं, 5 को लेस कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 20 mm। बट हमारा लेस कौन सा हुआ, 15 mm। तो हम इसमें एग्रीगेट कौन से साइज का यूज करेंगे, 15 mm का यूज करेंगे, ना कि 20 mm का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहां पे क्या करेंगे, एग्रीगेट का जो साइज होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है आपके डाउट्स? होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। तो यहां पर हमारा जो है बेसिकली कोर्स एग्रीगेट आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइन एग्रीगेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइन एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, क्लास आपसे थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, बस आपको क्या है, फुल्ली अटेंटिव होना है यहाँ पे, और जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना फोकस होके पढ़ना है। बाकी इसके अलावा आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, सो दैट क्या हो कि आपको जब रिवाइज करना हो, रिवीजन करना हो, तो फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए है ना काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।